पहली बात तो राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं, अखिलेश यादव के साथ मिलकर क्या कुछ हासिल करेगी यहाँ पर इन दोनों का जो गठबंधन है। उत्तर प्रदेश जो ये तय करता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, उत्तर प्रदेश का किस तरफ डायरेक्शन नजर आ रहा है। मुस्लिम वोट का सवाल, इस वक्त मुसलमानों का कौन बड़ा नेता है या मुस्लिम किस नेता को बड़ा मानते हैं। इस वक्त लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ ही हफ्ते की दूरी पर हम बैठे हैं। यहाँ मेरे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स और छात्र मौजूद हैं। एज अ मुस्लिम स्टूडेंट, एज अ मुस्लिम यंग, मैं ये समझता हूँ कि राहुल गांधी काफ़ी चीज़ें तो ऐसी बोल देते हैं कि जो हमें रिझा जाएं, लेकिन कुछ चीज़ों पर हमें ऐसा लगता है कि उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। जैसा कि आज आपने कहा कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं वो नहीं दाखिल हुए या उन्होंने नाम तक नहीं लिया। देखिए, मेरा ये समझना है मैम कि राहुल गांधी से हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक लव हेट रिलेशनशिप। जहाँ सरकार ये नहीं चाहती कि लड़कियाँ बुर्का ओढ़ें या हिजाब करें, पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि बिना हिजाब के वो एग्जाम देने जाएं, उस बहस में आप कहाँ खड़ी हैं? मैम, मैं ये चाहती हूँ कि जो जैसे मैं कंफर्टेबल हूँ जिस अटायर में, लेकिन अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप पढ़ना फिर भी चाहेंगी? या आई डू इट। मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। दिस इज माय चॉइस। आपको कमी क्या दिखती है, क्या नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी अकेले कितना बर्डन उठाएंगे, ये परेशानी है। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट टू मच अपॉन वन सिंगल लीडर। जो मुस्लिम वोट है, मैं कह रही हूँ उसका सवाल, एक जो 20 करोड़ लोग हैं, आपके भी अगर हम स्टेट का जिक्र कर लें तो 4-5 करोड़ जो लोग हैं, क्या वो ये समझ रहे हैं कि उनके वोट की ताकत कम हो गई है? यकीनन वोट की ताकत कम हो गई है। उसकी वजह ये है कि अगर हम देखें तो चंद जगहों को छोड़कर बाकी सब जगह पर जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी में या मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में नहीं है। वो वोटर जिसके पास शायद कुछ नहीं मिला उसे भारत के लोकतांत्रिक जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें बोलने की आज़ादी मिली और वोट का अधिकार मिला। बोलने की आज़ादी खतरे में है और वोट का अधिकार कमज़ोर हो रहा है। हाँ मैम, देखिए डिसहार्टनिंग तो है। जो अगर आप ये कहें कि नहीं, पहले आप मुझे समझाइए कि आपने ये क्यों कहा। ये मैंने मैम जो सबसे पहली जो चीज़ है कि अभी जो हाल फिलहाल में हमने चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन देखा और जिस तरह से उस पर CGI ने कमेंट किया और कितना हार्श लफ्ज़ों में कमेंट किया, तो ये चीज़ें अपने आप में बयां कर रहा है ये बात कि एक छोटा सा मेयर का इलेक्शन जहाँ सिर्फ तकरीबन 36 वोटों की काउंटिंग थी और वो ऑन रिकॉर्ड दिखा के कहीं मैनिपुलेशन उसमें हो रहा है। तो आप सांस लेंगे तब भी पोलराइज हो जाएगा। हाँ। वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग अभी बहुत बड़े डिलेमा से गुजर रहे हैं कि हम बात ना करें, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, और बात करें तो भी ये नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम तो रिलेटिवली लेस मेजॉरिटेरियन इरा में जाने के लिए भी, मतलब उस कामयाबी को भी, हम उस गोल को भी नहीं एक्चुअलाइज कर पा रहे हैं। कुछ कम बुरा हो जाए, मतलब आप ही कह रहे हैं। बस कम बुरा हो। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की एक पूरी तारीख रही है इस मुल्क को बनाने में। वो जो अटैचमेंट नज़र आता है कि इस मुल्क में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, वो अच्छा इसलिए नहीं चल रहा है कि हम जहाँ सेंचुरी से एक साथ रहते हुए आए हैं, वहाँ पे आज ऐसा लगता है कि हमारे बीच में दीवार खड़ी हो रही है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर इस वक्त उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का गठबंधन हो गया है। इससे कम से कम जो उनका सपोर्ट बेस है उनमें एक नई ऊर्जा नजर आ रही है। अलीगढ़ में राहुल गांधी थे, यहाँ देखने के लिए, उनको सुनने के लिए एक मजमा जमा हुआ। मुझे लगता है जिन जगहों का उन्होंने चुनाव किया अपनी बात रखने के लिए, अपने संबोधन के लिए, वो भी राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसके सराउंडिंग के एरियाज़। यहाँ एक हैरानी की बात यह है कि वो यहाँ की महिला छात्रों से मिलना चाहते थे, जिसके लिए तमाम तैयारियाँ हो गई थीं, लेकिन खबर यह है कि यहाँ के वाइस चांसलर ने उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी। अब ये राजनीति है या वाकई सिर्फ प्रशासनिक एक फ़ैसला, ये मैं आप लोगों पर छोड़ देती हूँ। यहाँ मेरे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स और छात्र मौजूद हैं। रविवार के दिन ये वायर के लिए यहाँ बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। इनका इंट्रोडक्शन भी आपको दूंगी और इससे पहले मैं बता देती हूँ हम चर्चा क्या करना चाहते हैं। चर्चा ये है कि पहली बात तो राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं, अखिलेश यादव के साथ मिलकर क्या कुछ हासिल करेगी यहाँ पर इन दोनों का जो गठबंधन है। उत्तर प्रदेश जो ये तय करता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, उत्तर प्रदेश का किस तरफ डायरेक्शन नज़र आ रहा है। और जाहिर है इसमें एक बड़ा सवाल ज़रूर होगा, क्योंकि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं, कि मुस्लिम वोट का सवाल, इस वक्त मुसलमानों का कौन बड़ा नेता है या मुस्लिम किस नेता को बड़ा मानते हैं। इस वक्त लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ ही हफ्ते की दूरी पर हम बैठे हैं। मोहित साहब, मैं सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ और मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ कुछ पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ छात्र हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस और साइंस दोनों हैं। इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब राहुल गांधी ने ये चुना कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास के दायरे में, बिल्कुल तो यहाँ भी अंदर भी आके बात करना चाहते थे, आपके मन में एक पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर के तौर पर आपने इसे किस तरह की मैसेजिंग समझा? देखिए, मैं समझता हूँ कि
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ में है और यहाँ पे तकरीबन 17,000 के करीब स्टूडेंट जो हैं कैंपस में रहते हैं। तो अगर कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास से अगर कोई यात्रा निकलती है तो ये एक पूरा मैसेज देना ये है कि इसका एक इम्पैक्ट पूरे हिंदुस्तान में हो जाता है। दूसरी अहम बात यह है कि राहुल गांधी आज की डेट में अगर आप देखें तो एक जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई सबसे इफ़ेक्टिव और मजबूत आवाज़ है तो वो राहुल गांधी की है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म का जो प्रिंसिपल है, ये सेकुलर स्टेट है, उसके सिलसिले की जो नैरेटिव होनी चाहिए, यानी सेकुलर पैराडाइम में जो पॉलिटिकल स्पेस में बात होनी चाहिए, उसमें राहुल गांधी ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बातों को रख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसका एक इम्पैक्ट तो है उन तमाम लोगों में जो सेकुलर पॉलिटिक्स को स्पेस देना चाहते हैं, या जो हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहज़ीब जिसे कहते हैं ख़ास करके, कि जिसमें फॉल्ट लाइंस क्रिएट ना की जाएँ पॉलिटिकल नैरेटिव्स के ज़रिए, बल्कि कम्युनिटीज़ के बीच में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया जाए। तो वो जो कहते हैं कि हमारी यात्रा जो है ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं बल्कि मोहब्बत की यात्रा है, तो इस मोहब्बत की यात्रा को यकीनन हम खुशामदीद की बात नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका बुनियादी काम है चुनाव लड़ना, मैं समझ नहीं पाई। मैंने जयराम रमेश से भी ये पूछा कि बार बार इसका मकसद आप ये कैसे समझते हैं जब ये कह रही है बार बार कांग्रेस पार्टी, खासकर जो उनके आइडियोलॉग्स हैं, कि ये देखिए विचारधारा की लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता, आपको समझ में आया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कांग्रेस की एक पूरी तारीख देखनी चाहिए। इस मुल्क की फ्रीडम स्ट्रगल में अगर आप देखें वहाँ से लेकर के और आज तक इस मुल्क को बनाने में, जिसे हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं, तो अगर आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया की जब बात की जाती है तो वह जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आता है, या सरदार वल्लभ पटेल का नाम आता है। ये तमाम बड़े लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की एक पूरी तारीख रही है इस मुल्क को बनाने में। वो जो अटैचमेंट नज़र आता है कि इस मुल्क में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, वो अच्छा इसलिए नहीं चल रहा है कि हम जहाँ सेंचुरी से एक साथ रहते हुए आए हैं, वहाँ पे आज ऐसा लगता है कि हमारे बीच में दीवार खड़ी हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके पॉलिटिकल कोई बेनिफिट हो या ना हो, और मैं कहूँगा कि होगा भी इसका, लेकिन कम से कम इस बात को असर्ट करना कि देखिए हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है और इसमें सबका लेजिटिमेट क्लेम है, और हमारी जो पॉलिटिक्स होगी उस पॉलिटिक्स में हम किसी को एक्सक्लूड करके पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। उबैद तो मैं साहब, समझता हूँ मुझे ये आप बड़ी बात बताइए कि क्या पहली बात तो आप इस बात से एग्री करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत लंबी लड़ाई की बात हो गई। आपके पास जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं होगी, आप आइडियोलॉजी को कहाँ कहाँ लेके जाएंगे? एक कोने में कहीं दफ्तर होगा, जिस तरह से आजकल लेफ्ट पार्टियाँ सिमट गई हैं आज के दौर में। क्या आपको लगता है कि ये जो आइडियोलॉजिकल वर्सेस इलेक्टोरल की जो डिबेट है, आप कहाँ हैं? मुझे लगता है कि मैम, मेरे ख्याल से तो ये लड़ाई आइडियोलॉजी के बेसिस पे ही लड़ी जा सकती है। आप जब एक ऐसे माइट से लड़ रहे हैं कि जो आज जो हमारा करंट डिस्पेंसेशन है गवर्नमेंट का, वो एक आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहा था पिछले 100 साल से, उस आइडियोलॉजी के बेसिस पे ही तो वो आज यहाँ तक पहुँचे। ये बात ठीक है, थोड़ा लंबा वक्त लगता है और चीज़ों को समझाने में, पब्लिक को समझाने में और फिर टाइम अब लगता तक है। कहाँ थे राहुल गांधी? 10 साल हो रहे हैं। हाँ, ये चीज़ एक मैम, ये सिर्फ राहुल गांधी से सवाल नहीं है मेरा, ये सवाल तो मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी का, जो रेशनल थिंकिंग का हिंदुस्तानी है, उसका हर आदमी से ये सवाल है। जो भी अपोजिशन के लोग हैं, ये सिवाय राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है अपोजिशन, अकेले राहुल गांधी की जिम्मेदारी थोड़ी है। ये सवाल तो हमारा सबसे है कि वो लोग कहाँ थे अब तक। लेकिन मेरा अपना जो पर्सनल व्यू है कि लड़ाई तो आइडियोलॉजी, अगर कोई एक आइडियोलॉजी है तो उसकी काउंटर आइडियोलॉजी तो आपको सेट करनी ही पड़ेगी, तभी तो आप लड़ सकते हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये बात आपकी सही है कि नंबर गेम पे डिफाइन होता है, पर वो नंबर्स किस बेसिस पे आएंगे? अगर आज आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो मुहिब भाई कह रहे हैं कि राहुल गांधी अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, ये वो वाली डिबेट है, ये उस तरह की डिबेट समझिए। पर अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव पूछेंगे तो मेरे ख्याल से तो आइडियोलॉजी, काउंटर आइडियोलॉजी ही सेट करनी मुर्गी पड़ेगी। पहले आई। अब मुर्गी पहले आई, अंडा पहले आया, मेरे ख्याल से आप मुर्गी समझ लीजिएगा, मेरी बात है। लेकिन हाँ, मेरा पर्सपेक्टिव तो डेफिनेटली है कि लड़ाई तो आइडियोलॉजी का एक काउंटर आइडियोलॉजी आपको सेट करनी पड़ेगी, उसी के बेसिस पे आपको लोग जोड़ने पड़ेंगे, तभी नंबर बढ़ेंगे साद आपके। बिन जावेद साहब, जो कि टीचर्स एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, सेक्रेटरी हैं आप, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। मुझे बताइए कि राहुल गांधी यहाँ तक आए, बिल्कुल पास तक आए, उसके बावजूद भी उन्होंने AMU अपने मुंह से नहीं कहा। मैं तो कहती हूँ चलिए, माइनॉरिटी स्टेटस जो एक तरह का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यूनिवर्सिटी पे मंडरा रहा है, आपको निराशा हुई, नाउम्मीदी हुई? देखिए, ये जो दौर है इसकी बहुत सी हकीकतें हैं जिससे सब लोग वाकिफ़ हैं। तो एक ऐसे दौर में जिसमें बहुत सेंट्रलाइज्ड पावर हो, अपोजिशन होना कोई आसान काम नहीं है। और ये सिर्फ इंडिया के लेवल पे नहीं, आप यूनिवर्सिटी के लेवल पे हम लोग देख रहे हैं, जब एक जगह पावर इतनी जगह कंसंट्रेटेड हो जाती है तो कोई भी चीज़ जो अपोज़ करता है उसके पास बहुत कम ऑप्शंस रह जाते हैं। तो हम बहुत सी मजबूरियाँ समझते हैं, हालांकि मुझे लगता था कि उन्हें फिर भी थोड़ी और हिम्मत करनी चाहिए थी।
कि वो बोल सकते थे, लेकिन खैर उसमें हमें कोई इतना बड़ा, और पर्सनली भी मैं उसको उस तरीके से नहीं देख रहा हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक जो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड पावर हो गई है, जिसमें सारे जो मशीनरी थी जिसका काम था इसको बैलेंस करना, वो काम नहीं कर रही है। तो ऑपोजिशन को बहुत ही सेलेक्टिवली अपना स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब उसमें किस तरीके से करते हैं, दैट इज़ देयर प्रेरोगेटिव, तो उसमें हम कोई ज़्यादा उसमें बोलना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। मैं आपकी आवाज़ में छिपी हुई इस दुख को समझ रही हूँ। आफिया, आप मुझे बताइए, पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रही हैं, आप मुझे बताइए कि जब राहुल गांधी यहाँ पहुँचे और जिस तरह की पॉलिटिक्स से, आप एक वोटर भी हैं, आप स्टूडेंट हैं यहाँ, और मैं मानती हूँ आपके जैसे लोग इस मुल्क का भविष्य हैं, फ्यूचर हैं। जब आप राहुल गांधी को देखती हैं, उनकी पॉलिटिक्स को देखती हैं, प्रियंका गांधी भी यहाँ बात कर रही थी, आपके मन में किस तरह के सवाल पैदा होते हैं? उनकी स्पीच से आपने क्या सुना? Ma'am, just like being a Muslim woman first, like I would like to own that identity, being a Muslim woman studying in a Aligarh Muslim University. So आज का जो करंट टाइम चल रहा है, या जो बिल्कुल एक पावर पोजीशन में जो लोग हैं और जिस तरीके की चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं, लाइक इफ़ यू कैन सी द लाइक वेयरिंग दिस अटायर, सो बेसिकली इट इज़ लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ब्रिंग अ पॉइंट है कि हम लोगों का सबसे बड़ा जो इशू अभी है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर द मुस्लिम वुमेन, बिकॉज जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं आपको भी पता है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, इट इज़ अबाउट द मुस्लिम वुमेन, देयर एजुकेशन। वहाँ पर सारी बातें हैं, तमाम एजुकेशन को लेकर भी बातें, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिसिंग है मेनली मुस्लिम वुमेन को लेकर, वो ये कि वी वांट एवरीथिंग, बट द पॉइंट इज कि करंट गवर्नमेंट का क्या है कि देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन व्हाट यू आर वियरिंग, व्हाट यू थिंक, हाउ यू कैन गो आउट, वो आप उसको हटा दीजिए एंड देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। मतलब फोकस जो है वो कपड़ों पे आ जाता yes, है, yes, बजाय इसके कि बहुत जो ज़्यादा, आप, बहुत हाँ, ज़्यादा, हाँ। People talk about the education of the Muslim women. People talk about the empowerment of the Muslim women. People talk about कि they should come forward, they should fight, मतलब like they should speak their mind, right? लेकिन अगर मुस्लिम विमेन के हिसाब से मैं Yes, देखूं yes. कि वो भी तो शायद ये समझ रही हैं कि उनके लिए भी कपड़े सबसे अहम हैं। नहीं, बट आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर इफ दिस इज माई चॉइस, लाइक अगर आप ये देखना चाहें, मतलब मुझे अबाया पहनना है, तो आई एम कम्प्लीटली ओके। व्हाई द ऑपोजिशन, व्हाई एनी ऑफ द आइडियोलॉजी हैव अ प्रॉब्लम विद दैट अटायर? इवन इफ समवन वांट्स टू वियर द सूट और द वेस्टर्न वो पहनने के अलावा भी तो लोगों के पास ऑप्शन है ना मैम, तो दिस शुड बी इक्वली अवेलेबल फॉर द मुस्लिम मुझे वुमेन। लगता है ये कॉम्प्लेक्स बहस है, क्योंकि कर्नाटका का मैं आपको एग्जांपल देना चाहती Yes, हूँ, yes. जहाँ सरकार ये नहीं चाहती कि लड़कियाँ बुर्का ओढ़ें या हिजाब करें, पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि बिना हिजाब के वो एग्जाम देने जाएं। उस बहस में आप कहाँ खड़ी हैं? मैम, मैं ये चाहती हूँ कि जो जैसे मैं कंफर्टेबल हूँ जिस अटायर में, लेकिन अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप हाँ। पढ़ना फिर भी चाहेंगी ना? या आई डू इट, मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, दिस इज माई चॉइस। मेरे ऊपर मैं कह कोई रही हूँ कि जोर माँ बाप और सरकार के बीच हाँ फंस तो गई मुस्लिम औरत ना। हाँ, लेकिन मैम द पॉइंट इज, अभी भी आपको ये चीज़ मुस्लिम महिलाओं से बात करके ज़्यादा पता चलेगी कि देयर आर वुमेन लाइक जो कवर करते हैं, हिजाब करती हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसे हैं, बिकॉज इट नीड्स अ प्रॉपर सर्वे मैम। बहुत एक दो इशूज आते हैं कि ठीक है बच्चे नहीं चाहते हैं पहनना, पेरेंट्स कहते हैं आप पहनिए, इट्स अ पार्ट ऑफ द रिलीजन और अ कल्चर, ये अलग तो डिबेट आपको है। लगता है कि मुस्लिम औरत की आइडेंटिटी को पोलिटिसाइज किया जा ऑफ रहा है? कोर्स, ऑफ कोर्स, यहाँ पर है कि हम लोग को फोकस इज नॉट कि व्हाट मुस्लिम वुमेन वांट, फोकस इज कि मुस्लिम महिला जो है वो इस तरीके की नहीं दिखनी चाहिए, मुसलमान औरत जो है वो ये नहीं कर रहे। और अगर वो कोई चॉइस है, सब लोग मतलब उसकी वो क्या है, मतलब उसका वो अपना जहन किस तरीके से बोल पाए, टू स्पीक अ माइंड, वो नहीं है। बिकॉज अगर आप लोग सर्वे करेंगे मैम, देयर आर मेनी फैमिलीज लाइक हु आर सीमिंगली वेरी लिबरल, बट उनके अपने बच्चे हैं, उनकी अपनी चॉइस है, वो लोग खुद पहनना चाहते हैं। सेम गोज विद मी, लाइक देयर इज नो एंड like you ask the question about Rahul Gandhi, and I think currently like we just see other parties as a hope. I know कि उन लोगों का भी mindset कहीं ना कहीं ये है, लोग माइक पर नहीं बोलते हैं, but we see other parties as a hope because we do not see any hope in the current regime, ma'am, and that's completely, whether it was about the Sulli deals of चला था, तो हमें कोई होप नहीं है। किसने वो बात करी है? अयूब खान बीएससी के छात्र हैं, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए कि जब राहुल गांधी मुद्दे उठाते हैं कि पेपर लीक हो रहा है, या अभी उन्होंने जो स्पीच दी उसमें उन्होंने कहा कि कैसे जो यंग लोग हैं उनकी जेब काटी जा रही है, उन्होंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया, 3 लोगों को बुलाया और डेमोन्स्ट्रेशन किया कि कैसे एक आदमी का ध्यान भटकाया जाता है, दूसरा आदमी आके उसकी जेब काटता है, और अगर कुछ बात होती है तो अमित शाह का डंडा आता है। तो उसमें पूरा जो फोकस था उनका वो यंग लोगों के ऊपर था कि पेपर लीक हो रहा है और किस तरह से भ्रष्टाचार से चोरी हो रही है। तो जब आप एक छात्र भी हैं, आप एक मैं कहूँगी अपना भविष्य भी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी के बाद आप क्या करेंगे, लेकिन साथ में आपकी एक मुस्लिम आइडेंटिटी भी है। जब राहुल गांधी बोलते हैं तो आप किस तरह से उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं करते? देखिए, मेरा ये समझना है मैम कि राहुल गांधी से हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक लव हेट रिलेशनशिप है।
हमारा ये मानना है कि जो सामने वाली अभी रूलिंग पार्टी है वो हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं कर पा रही कि हम उससे खुश हों या हम उससे सेफ फील करें। हालाँकि सेफ फ़ील ना करना एक ऑप्शन है, समझ लीजिए, कोई सेफ फ़ील कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन हम राहुल गांधी को जब हम ये देखते हैं तो कुछ बातों पे हम इख्तिलाफ़ रखते हैं और कुछ बातों पे कुछ बातें पसंद आती हैं। लेकिन एज़ अ मुस्लिम स्टूडेंट, एज़ अ मुस्लिम यंग, मैं ये समझता हूँ कि राहुल गांधी काफ़ी चीज़ें तो ऐसी बोल देते हैं कि जो हमें रिझा जाएँ, लेकिन कुछ चीज़ों पर हमें ऐसा लगता है कि उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। जैसा कि आज आपने कहा कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं वो नहीं दाखिल हुए या उन्होंने नाम तक नहीं लिया। तो इससे ये समझ में आता है कि अलीगढ़ एक बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं इदारा है जो कि मुसलमानों को यहाँ पे रखता है, लेकिन वो उन्होंने यहाँ पे उसकी बातचीत नहीं करी। तो हमें ये लगता है कि उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया इस चीज़ पर। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ समझ में आ जाती है कि राहुल गांधी की में भी कोई ऐसी पर्सनल बेनिफिट होगी जो उन्हें नहीं लगा होगा कि एएमयू के अंदर से मिलेगी, या उनको ऐसा नहीं लगा होगा कि उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा होगा। तो इस चीज़ से जी, यहाँ मोहम्मद पे शम्स, आप बताइए मुझे कि एक यंग मुस्लिम मैन जो किसी भी हिंदुस्तानी की तरह उतना ही हिंदुस्तानी है, चाहे वो उसकी पहचान कोई भी हो, आज ये पूरी जो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स है, इलेक्शन से सिर्फ कुछ घंटे, कुछ हफ्ते की दूरी पे हम खड़े हुए हैं, आप अपने को कहाँ पाते हैं? I would first begin with William Shakespeare when he said, "Some rise by sin and some fall by virtue." And this is what exactly is happening in the country as of now. My complete understanding with respect to Indian politics began in 2014, and I remember I was in class 7th then, and there was a tussle amongst the classmates that those who supported Bharatiya Janata Party and others, those who supported Indian National Congress. Well, very evidently, I was a part of the group that supported INC. Elections happened in May. We returned to our classes in July. And well, the results were a bit different. So many of us felt bad. And then slowly and gradually, it has been 10 years. I am a complete, you see, I have entered into university. This entire span of a decade, I must say, made me realize the positioning of, positioning of a community that wasn't positioned earlier. Today, I realize I'm a Muslim. Today, I am made to realize I'm a Muslim, rather, because you see, earlier. Is this a good thing or a bad thing? Yeah, you see, this is not a good or bad, but this is quite disturbing sometimes. You see, I'm fully aware I'm a Muslim, I'm practicing Muslim, but if someone comes and tells me आप with ये a कह रहे हैं question, politicization नहीं होना चाहिए yeah, आइडेंटिटी why का? to? You see, I am as much Indian as those people are. I am as much Bharatiya in their language as others are. So, you see, if others are coming and making me realize in a very negative connotation as to what makes me more Indian or what makes me more or less Indian. मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऑटोनॉमी आपकी होनी चाहिए, आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं, आप किसी इमेजेस में बंधना नहीं चाहते जैसा पॉलिटिक्स या मीडिया आपको बांधना चाहती है। प्रोफेसर सज्जाद, मैं चाहती हूँ आप इतिहास के आईने से हमें भविष्य की कुछ तस्वीर दिखाइए। आप हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, जाना माना नाम है, आप अखबारों में लिखते हैं, कुछ पर्सपेक्टिव हमें ऐसा दीजिए, समझाइए ये सब जो हो रहा है। कैन यू मेक सेंस ऑफ इट? As one of the biographers of Rahul Gandhi has put it, Rahul Gandhi is carrying strange burdens. बर्डन, Strange burdens. Burdens, I'm right. adding plural, making it plural. So he's carrying strange burdens. अभी अगर हम अभी की बात करें कि वो यहाँ नहीं आए और वहाँ गए, दो तरह का, एक पॉलिटिक्स है और एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की इमीडिएसी है। अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की इमीडिएसी के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो हम बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगे। ओवरऑल पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि अभी वही एक मोरल कंपास की तरह एक फोर्स बनकर खड़ा हुआ है जो सर्टेन प्रिंसिपल्स के लिए वो बात कर रहा है, जनता में जा रहा है। चैलेंज ये है कि 35 या जितना % वोट अभी करेंट डिस्पेंसेशन को मिल रहा है, ये जो उसके बियॉन्ड जो वोट्स हैं वो कौन हैं, किधर हैं, कहाँ बिखरा हुआ है, उसको इकट्ठा करने की बात है। तो इसमें एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है उसके अपने प्रिडिकामेंट्स हैं, उनके अपनी परेशानियां हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं और अकॉर्डिंगली उनके पॉलिटिकल बिहेवियर या इलेक्टोरल बिहेवियर डिटरमिन हो रहे हैं। तो इनके बीच जाने ना जाने से कितना फ़र्क पड़ेगा ये हम सब समझ रहे हैं। नहीं जाना उसूलन कितना बुरा है वो एक बात है, लेकिन अभी इमीडिएसी ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनके यहाँ न जाना
शायद इतनी बड़ी बात नहीं है। जहाँ जाना चाहिए वहाँ वो जा पा रहे हैं या नहीं, वहाँ वो मोबिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं। यानी जो एंटी हिंदुत्व हिंदू को कंसोलिडेट कर पाने की लीडरशिप चाहिए, उसकी पॉलिटिक्स चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। एक कर पा रहे हैं राहुल गांधी जी कर पा रहे हैं राहुल गांधी कुछ हद तक कुछ कर पा रहे हैं। अगर वो बहुत हद तक कर पाते तो वैसी चिंता नहीं होती, न हमें और न जो डिस्पेंसेशन में है उन्हें भी नहीं चिंता होती। आपको कमी क्या दिखती है, क्या नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी अकेले कितना बर्डन उठाएंगे, ये परेशानी है। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट टू मच अपॉन वन सिंगल लीडर, क्योंकि हम लोग मेसियानिक वर्ल्ड व्यू में लेकिन जीते आए पॉलिटिक्स भी हैं। तो बाइपोलर ही हो गई है ना। वो ये कहते हैं कि भाई देखिए, है तो हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लेकिन बात होती है नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। हाँ, तो हमारे डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है ना। हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है कि 30% वाला रूल कर लेता हमेशा है जीतता रहेगा। 70% वो घूमता रह रहा है, लेकिन अभी उससे भी आगे चला गया है। हम लोग पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते रह रहे हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की। अभी तो इंस्टीट्यूशनल मेल्ट डाउन हो गया हुआ है, कोई इंस्टीट्यूशन बचा ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन हो, इवन जुडिशियरी के बारे में बोलने से डरते हैं, मैं भी डरता हूँ, लेकिन बहुत कुछ देख रहा हूँ कि अंग्रेज़ी में कुछ और बोला जाता है, पब्लिक में जजमेंट के अंदर ऑब्जर्वेशन कुछ और दिया जाता है, जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट कुछ और होता है। और जज भाषण तो खूब देते हैं, लेकिन जज फैसले साहब नहीं भाषण देते। देते हैं, बहुत वेरी गुड टॉकर, मतलब ग्लिप टॉकिंग करते हैं, और उसके बाद जब जजमेंट देखा जाता है तो खाली उसमें होता है। बहुत मतलब बहुत साफ तौर पर नाइंसाफ़ी दिखती है। अब इसके खिलाफ अभी बोलने की औकात बहुत कम लोगों के पास है, वक्त भी कम लोगों के पास है। बस मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि ये तमाम एंटी हिंदुत्व फोर्सेस ये एडिक्वेटली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं कि हाउ डिड वी रीच वेयर वी हैव रीच्ड और नाउ। ये भी मैं आपके सवाल के भी एक और सवाल पैदा हो रहा है कि क्या उनका अपना खुद का भी कोई कमिटमेंट है? यही मैं कह रहा हूँ कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अभी नहीं हो रहा है। अभी हमारी स्टूडेंट बोल रही थी विमेन क्वेश्चन पे, तो इनका प्रॉब्लम सिर्फ मेजॉरिटेरियन और एंटी मेजॉरिटेरियन फोर्सेस से है। माइनॉरिटी के अंदर के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को इन्होंने एड्रेस नहीं किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हठधर्मियों से इनको कोई शिकायत नहीं है। तो और इन चीज़ों ने भी कंट्रीब्यूट किया हिंदुत्व को लाने में। बिल्कुल, पूरी आप आपकी ये बात देख से सहमत। लीजिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये जेंडर जस्टिस के सवाल पर इवन विद इन द इस्लामिक फ्रेमवर्क क्या पोजीशन रहा है। एमयू जामिया ने क्या पोजीशन लिया है। 85-86 में जब शाहबानों का चल रहा था तब इन्होंने क्या पोजीशन लिया नहीं, था, और सज्जाद साहब- और उन इश्यूज ने हिंदुत्व को लाने में मदद किया है। इसको बहुत कैंडिडली जब तक एडमिट नहीं करेंगे, यू कैनॉट स्ट्रेटेजाइज हाउ टू फाइट इट आउट। नहीं, और एक तरह की रिजिडिटी का मुकाबला दूसरी तरह की रिजिडिटी को आगे बढ़ा रहा है। कम्युनलिज्म फीड्स अनदर। वी Another. कांट फाइट कम्युनलिज्म विद कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का एंटीडोट सेकुलरिज्म है। और ये लार्जेस्ट माइनॉरिटी ये बात भी समझे, ये बात समझे कि इंडियन स्टेट को सेकुलर रखिएगा, और अपने हिंदूज को- को सेकुलर रखिएगा, खुद को कम्युनल रखिएगा, ये नहीं चलेगा। ये प्रोफेसर मुशीरुल हक, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ मुशीरुल हसन, उन्होंने एक ऐसे लिखा था 1972 में, सेकुलर स्टेट यस यस, सेकुलरिज्म नो नो। उसमें यही कह रहे थे वो कि मुसलमान चाहता है कि मैं कम्युनल रहूं, इसेंशियली स्पीकिंग, नॉट ऑल और जो मुस्लिम्स। progressive अब बाकी हिंदूज और वो सब सेकुलर रहे, इंडियन स्टेट भी सेकुलर रहे। प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस ये है, उसको बंद डायकॉटमी किया नहीं जा रहा है। चलेगी, ये डायकॉटमी नहीं चलेगी। मैं इस पे मुझे लगता है एक और बहस पूरी होनी चाहिए जी, अलग जी, तरीके से। आदम अली खान साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं आप, कि आज जो मुस्लिम वोट की जो ताकत है, एक दौर में ऐसा होता था कि जिस वक्त मुसलमान चला जाता था उस वक्त उस धारा में पॉलिटिक्स बहती थी। आज एक तरह का, मैं कहूँगी, एक नियर डिसएम्पावरमेंट, अगर मैं ये भी ना शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँ, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, कि मुस्लिम वोट की अहमियत इतनी कम हो गई है कि आप चाहे सपा को दे दीजिए, बसपा को दे दीजिए, कांग्रेस को, आएगी तो बीजेपी ही। आप इस कमज़ोर होते मुस्लिम वोट को समझ रहे हैं? नहीं, मेरा अपना ख्याल ये है इस सिलसिले में कि अगर हम देखें, जैसे कि हमारे पहले साथियों ने बताया कि बीजेपी आरएसएस की एक लंबी कहानी है जो उन्होंने एक माइंडसेट तैयार करने में लगाया था। अब उसको अचीव करने में वो कामयाब हो गए। पिछले 10 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं, इससे पहले भी हुकूमत करते रहे, डिफरेंट स्टेट्स में हुकूमत कर रहे हैं वो। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दो चीज़ें हैं, एक नेशनल पॉलिटिक्स है और एक है रीजनल पॉलिटिक्स। तो नेशनल पॉलिटिक्स को इन नेशनल पार्टीज़ जो है, जो कि मेन कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी ने उसका बीड़ा उठाया है, उसको
जो है मिलकर चलना चाहिए रीजनल पार्टी से, और वही आइडियोलॉजी वाली बात जो चल रही थी, तो आइडियोलॉजी जो है दोनों की एक होनी चाहिए ताकि पब्लिक का जो माइंडसेट है उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। बीजेपी ने इसमें कामयाबी हासिल की कि जो कम्युनल फोर्सेस थी उनको एक दूसरे से मतलब ये आपस में जोड़ लिया उनको। लेकिन आदम अली खान साहब ये बताइए, एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि भाई पहले कुछ कास्ट ग्रुप्स को लेके और मुसलमानों को लेके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती थी। अब बीजेपी ने कास्ट की आइडेंटिटी को डाइल्यूट करने की कोशिश की है, उन्होंने पोलराइज कर दिया हिंदू वोटर। ये फॉर्मूला तो हमेशा काम आएगा। तो ये पहले भी एक तरह की पॉलिटिक्स हो रही थी, अब दूसरी तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसे में जो मुस्लिम वोट है, मैं कह रही हूँ उसका सवाल, एक जो 20 करोड़ लोग हैं, आपके भी अगर हम स्टेट का जिक्र कर लें तो 4-5 करोड़ जो लोग हैं, क्या वो ये समझ रहे हैं कि उनके वोट की ताकत कम हो गई है? यकीनन वोट की ताकत कम हो गई है। उसकी वजह ये है कि अगर हम देखें तो चंद जगहों को छोड़कर बाकी सब जगह पर जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी में या मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में नहीं है। तो जाहिर है कि ऐसे इन हालात में जो नॉन कम्युनल फोर्सेस हैं उन पार्टीज़ को या उन कैंडिडेट्स को हम अगर सपोर्ट करते हैं और उसमें दूसरे लोगों का भी सपोर्ट मिलता है, दूसरी कम्युनिटीज़ का भी सपोर्ट मिलता है, तो उससे जो है वो कम्युनल फोर्सेस को शिकस्त देने में आसानी रहेगी। और बुनियादी बात ये है कि मैं फिर उसी पर आऊँगा कि ये बेसिकली आइडियोलॉजी की लड़ाई है, जिसमें उन लोगों ने कामयाबी हासिल की कंसोलिडेशन में, और हम डिफरेंट रीजनल पार्टीज़ जो थी या नेशनल पार्टीज़ जो थी वो आपस में एक दूसरे के मुखालफत करके कमजोर किया अपने आप को कमज़ोर किया, और अपनी सुपरमेसी को कायम करने के लिए उन्होंने जो है वो कोई कोशिश की, और उसमें जो है वो उसमें उन्होंने कम्युनल फोर्सेस को तक़वियत दी। मैं उबैद साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपने एक अहम बात उठाई थी, और आपने जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन है, ये बहुत अहम सवाल है, और ख़ासकर जहाँ इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स बैठे हों उनके सामने ये सवाल करना जायज़ भी है। और बहुत सारे लोग, आप जिन बातों को इंटेलेक्चुअलाइज करके कह रहे हैं वही बात मैं सड़क पे हर रोज़ सुनती हूँ। आज भी जब राहुल गांधी की रैली में जो लोग जमा हुए थे, उनमें से आप ये मान के चलिए कि अगर मैं 10 लोगों से बात करी तो उसमें 7 लोग ये कह रहे हैं कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। आपने कहा था कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन है, जो संस्था है, चुनाव नाम की संस्था जो लोकतंत्र की बुनियाद में है, अगर उस पर सवाल उठ रहे हैं, जिसमें ईवीएम भी उसके सेंटर में है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये एक तरह का, मैं कहूँगी, सबसे नीचा या लोएस्ट मोमेंट है इंडियन डेमोक्रेसी का, जहाँ वो वोटर जिसके पास शायद कुछ नहीं मिला उसे भारत के लोकतांत्रिक जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें बोलने की आज़ादी मिली और वोट का अधिकार मिला, बोलने की आज़ादी खतरे में है और वोट का अधिकार कमज़ोर हो रहा है? हाँ मैम, देखिए डिसहार्टनिंग तो है। जो अगर आप ये कहें कि नहीं, पहले आप मुझे समझाइए कि आपने ये क्यों कहा कि ये मैंने मैम institutions जो है। सबसे पहली जो चीज़ है कि अभी जो हाल फिलहाल में हमने चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन देखा, और जिस तरह से उस पर सीजीआई ने कमेंट किया और कितना हार्श लफ्ज़ों में कमेंट किया, तो ये चीज़ें अपने आप में बयां कर रहा है ये बात कि एक छोटा सा मेयर का इलेक्शन जहां सिर्फ तकरीबन 36 वोटों की काउंटिंग थी, और वो ऑन रिकॉर्ड दिखा कि कहीं मैनिपुलेशन उसमें हो रहा है। पावर को पाने का इतना गलत तरीके से इस्तेमाल करना, तो ये एक शक हमारे दिल में ये पैदा करता है। आप कह रहे हैं कि छोटे इलेक्शन में धांधली हो सकती है। हाँ, तो फिर ये एक दिमाग में, और ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये उबैद अहमद की या मुहिबुल हक की या सज्जाद साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस इरोड हो रहा है आम पब्लिक का, ये उनको निकल के आना है और इस बात का कॉन्फिडेंस पब्लिक में डेवलप करना है कि ऐसा नहीं है। हम लोग जो देख रहे हैं जिस हालात से, कि हमारे पास एक आम नागरिक के पास क्या है सिवाय वोट के, हम अपना वोट है और वो हम इस्तेमाल भी करेंगे। हमें ये मुल्क के कानून ने ये इजाज़त दी है कि हम अपने हिसाब से उसको, और अच्छी बात है ये कि इतनी बड़ी मुल्क में अगर आज भी हम ये सोच रहे हैं कि हमारा वोट चीज़ों को बदल सकता है, पर अगर दिमाग में कहीं ये खलिश आती है तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी इस पूरे मुल्क की है, करंट डिस्पेंसेशन के है, और जो लोग ऑफिसेज में बैठे हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी है। इसमें बात मुल्क की ख़राब हो रही है, इसमें उबैद अहमद की या मुहिब साहब की बात ख़राब नहीं हो रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ इसका कुछ एक सॉलिड तरीका बताया जाए, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है, आम आदमी का अपने वोट पे भरोसा कम हुआ है कि जहां वो वोट देना चाहता है, क्या वो वोट वहां जा रहा हाँ, है? ये अगर दिमाग में ये शक भी आ रहा है एक ऐसी डेमोक्रेसी में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे डिपेंड कर रही है, तो वो शक आना भी गलत है, वो शक नहीं आना चाहिए। ये जिम्मेदारी उन लोगों की आप बनती बताइए, है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरी बहस में? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो मुसलमान जिन जिन को वोट देते हैं, तो वो प्रॉपर्ली, जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, मुसलमान उनसे निराश हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्ली उनकी जो वॉइसेस हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं।
इसीलिए मुसलमानों का आपने देखा होगा पिछले कुछ इलेक्शन में तो फिर भी नहीं होता, लेकिन मुसलमान स्टेटस पे और अपने व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ज़रिए से जो है जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि AIMIM है और भी कम्युनल जो मुस्लिम पार्टीज़ हैं जैसे कि असम में जो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है, इस तरीके की पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुसलमान जो हैं, जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, जिनको वो मतलब एक तरफा वोट देते हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और BSP को वोट देते हैं, खासतौर पर वेस्ट यूपी में, लेकिन वो उनकी जो वॉइसेस हैं, उनकी जो ग्रीवांसेस हैं, उनको प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं करते हैं। मसलन मुसलमानों के साथ इतने बड़े बड़े मसले हो जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हल्द्वानी में इतना बड़ा मसला हुआ, और भी बुलडोजर जस्टिस, और यूपी इस से तो तरीके बहुत दूर नहीं है उत्तराखंड। यूपी से तो बिल्कुल सटा हुआ है हल्द्वानी, लेकिन इसके बावजूद भी जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मतलब वो कुछ नहीं कहती हैं, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मसलन कि कुंवर दानिश अली को जो है भरी पार्लियामेंट में इतने अपशब्द उनके लिए कहे गए, और BSP ने जो है मतलब जो उनकी उनको पॉलिटिकल तो निकाल ही दिया लीडरशिप है, उन्होंने उल्टे निकाल दिया, उन्हीं पे कार्रवाई की, बजाय इसके कि मुस्लिम एक रिप्रेजेंटेटिव हैं आपका, अमरोहा से वो इलेक्ट होके आए हैं, तो उनको सपोर्ट करते। तो मुसलमान के अंदर एक ये बहुत बड़ा ग्रीवांस है कि जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे आर नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटिंग देम, देयर इंटरेस्ट इन देयर द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग इन दिस आप में डेमोक्रेसी। से कोई उधर, हाँ, एक बार उनको जगह देते हैं, फिर उसके बाद वापस आपकी तरफ आती हूँ, उनके दे दीजिए उधर जी। इलेक्शन वाले पे ऐड करूँ हाँ। तो नहीं, पहले इसका जवाब ले लेती हूँ। आप ये बताइए कि यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जो इन्होंने कही बात जायज़ है अपने आप में, लेकिन अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी होती हैं और आप देखती हैं कि कितना पोलराइजेशन हो रहा है धर्म के नाम पर, कि अगर आप एम फॉर मुस्लिम कहते हैं तो पूरी दूसरी तरफ वोट मुड़ जाता है, ऐसे में आपको लगता है कि क्या ये ठीक कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ, या आपको लगता है एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी की कमी है? इस सेक्युलर पार्टियों पे बार बार मैं ये इल्ज़ाम सुन रही हूँ, आप इस डिबेट में कहाँ हैं? Ma'am, you see, the point here is that there are various parties across the country, and at this point, we do not have any actual party which is representing Muslims to a level that we want them to. Be it Congress, be it BJP, we do not have it, and all of us know it at some level. And BJP is, we know, in some sense, not with us, and in other senses Congress is trying to be with us because it wants to stand against the ruling party, but still it has not been able to build up those standards to which it should have been able to stand, first of all. Second of all, as far as the question of identity and politics revolves, like you asked Afia Appa the question that Muslim women and our identity, you see, India has a very famous saying that languages change on every 20 kilometers. So the same is the purpose with the culture. You cannot say that if a woman belongs to a Muslim family, she is for sure, if she is dressing up, she is oppressed. You see, I belong to a Muslim family. None of my friends might know that is very conservative, and I dress up like this. And my parents have no problem with that. आप ये कह रही हैं कि आपका खुद का एक आज़ादी होनी चाहिए, अपनी बॉडी पे आपका अख्तियार होना चाहिए कि आप क्या करना चाहती हैं। सजा साहब, आप जी जल्दी से इसको, हाँ जी, इनको दे दीजिए। हाँ जी मैम, here we need to understand a very basic thing. मुस्लिम महिला की जो सिचुएशन है, कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, और आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या करंट रिजीम जो पावर में है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, वो दोनों तरफ से फंसी हुई है। यहाँ पर मुझसे सवाल अगर ये करा गया है कि आप कैसे देख रही हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, करंट रिजीम है, वो मुसलमान महिला को कैसे देखता है, तो मैं ये कहूँगी कि मुसलमान महिला जो है हर इस तरीके से जो है टारगेट पर है, चाहे वो आज तक करंट रिजीम का क्या मतलब स्टैंड है, वो क्या कर रही है टुवर्ड्स मुस्लिम महिला, तो मैं ये कहूँगी कि वो टारगेट पर है। आप सिर्फ करंट रिजीम को छोड़िए मैम, आप एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़िए, द होल मेजॉरिटी टारगेट्स द मुस्लिम विमेन। एंड अब इसका दूसरा साइड देखिए, बिकॉज इट्स अ टू साइड प्रॉब्लम कि मुस्लिम महिला की विद इन मुस्लिम कम्युनिटी क्या सिचुएशन है, वो भी प्रॉब्लमैटिक है मैम, वो भी बहस है। यस जस्ट सर ने, मैंने क्योंकि मुझसे सवाल उसका करा गया था करंट रिजीम का क्या पर्सपेक्टिव है, मैंने उसी सेंस में ही करा था। बट अगर हम बात करें कि हमारी कम्युनिटी के अंदर, तो हम दोनों तरफ से लड़ रहे हैं मैम। मैं कह रही हूँ बीजेपी, उनके सपोर्टर्स भी ये चाहते हैं कि आपके जो मुद्दे हों, 3 मुद्दे हों, निकाह, तलाक, हिजाब। एग्जैक्टली। लेकिन फिर मुस्लिम महिला भी फंस के कहती है मेरे ये 3 ही मुद्दे हैं, निकाह, हिजाब, तलाक। द पॉइंट इज ना मैम कि दोनों तरफ से इन्हीं मुद्दों पर ही तो क्वेश्चन किया जा रहा है ना। लेकिन ये आपके जैसे जो लीडर्स हैं, जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, ये उनका काम है कि बहस का पूरा डायरेक्शन मोड़ देना। That's what I said ना मैम, कि कपड़ों पर आपको आना ही नहीं है ना, आप एजुकेशन पर बात करिए। साहब जी,
हम लोग बेसिकली अभी जो बात कर रहे हैं, हम लोग रिलेटिवली लेस मेजॉरिटेरियन इरा में जाने का अर्ज है। हाँ अभी मोर मेजॉरिटेरियन है, रैबिड है। हम लेस मेजॉरिटेरियन इरा में भी जाने में बहुत मुश्किल पा रहे हैं। द मोमेंट वी टॉक अबाउट मुस्लिम वोट, दिस इन इटसेल्फ वी आर currently in a situation, this in itself contributes to polarization. मतलब if you don't talk, that is great नहीं, injustice. तो आप, if we talk, आप सांस लेंगे तब भी पोलराइज हो तभी जाएगा। होगा। हाँ। वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग अभी बहुत बड़े डिलेमा से गुजर रहे हैं कि हम बात ना करें, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, और बात करें तो भी ये नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम तो रिलेटिवली लेस मेजॉरिटेरियन इरा में जाने के लिए भी, मतलब उस कामयाबी को भी, हम उस गोल को भी नहीं एक्चुअलाइज कर पा कुछ रहे कम हैं। बुरा हो जाए, मतलब आप ही हाँ, कह रहे हैं। बस कम बुरा हो, हाँ। वो भी नहीं हो पा रहा है, वो भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। विनो के अब आखिरी सवाल, बिल्कुल 24 लास्ट में क्या होने जा रहा है? लास्ट वर्ड में आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब जो कुछ हफ्तों बाद इलेक्शन हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी 3.0, ऐसे में मुसलमान क्या सोच रहा है? इस सिचुएशन को अभी आपसे ही इंटरव्यू में वो प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय ने बहुत क्लियर किया। क्रिस्टोफ जेफरेलो लगातार लिख रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं। इंडिया, दैट इज़ हिंदू इंडिया, इज़ इंक्रीजिंगली बिकमिंग इज़राइल, जहाँ बाई नेशनल नेशन होगा, ग्रेडेड सिटीजनशिप होगा। हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से उसकी तरफ जा रहा है, और क्रिस्टोफ जेफरेलो ने कई बार कह दिया है अपने एकेडमिक एस्से में भी और पॉपुलर इंटरवेंशन में भी कि इससे वर्ल्ड को प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होगा। वर्ल्ड को बिल्कुल। इजराइल से प्रॉब्लम सही नहीं है, वर्ल्ड को हिंदू इंडिया से भी एडजस्ट प्रॉब्लम कर रहा है नहीं उसके होगा। साथ। हाँ। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल मेल्टडाउन और चंडीगढ़ में ऐसा हो गया, प्रॉब्लम ये है कि सोशल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे नैरेटिव मेकिंग हिंदू का बड़ा क्लास, उसको प्रॉब्लम ही नहीं है। वो इलेक्शन हो नहीं हो, हमको ऐसे भी मोदी चाहिए, वैसे भी मोदी चाहिए, मोदी जैसा चाहिए, मोदी से और ज़्यादा रैबिट चाहिए, योगी चाहिए, फला चाहिए। तो ये जो हिंदू कॉमन सेंस इंक्रीजिंगली बनाया जा रहा है, काफ़ी दिनों से बनाया जाता रहा है, और इसको बनने देने में थोड़ा बहुत हम सब का कंट्रीब्यूशन जो रहा है, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम अगर ये डायग्नोसिस कर रहे हैं, हम ये रियलाइजेशन कर रहे हैं, हम ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, तभी हम शायद इसका कुछ इसकी मुज़ाहमत का या इसके लिए जो अल्टरनेटिव हम चाह रहे हैं, हम तभी उस तरफ जा पाएंगे। यानी डायग्नोसिस पहले होगा, फिर प्रिस्क्रिप्शन होगा। हम अगर डायग्नोसिस के लेवल पे ये तैयार नहीं है सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि ये गलतियाँ हुई हैं, मर्ज मालूम नहीं है तो दवा का क्या होगा? मालूम ही नहीं तो दवा क्या देंगे? तो आप पहले तो मर्ज को देख लीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए कि आप बहुत जगह बहुत बार गलत किए हैं। उसको हम लोग जिस दिन रियलाइज़ कर लेंगे। अच्छा, ये कहा जाता है कि साउथ एशियन सिविलाइजेशन में, यानी मुस्लिम ही नहीं, साउथ एशियन सिविलाइजेशन में ये एक प्रॉब्लम है कि हम अपने कलेक्टिव गिल्ट का एतराफ़ नहीं करते हैं जल्दी। हम कलेक्टिव गिल्ट का एतराफ़ तो कर ले, हम अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कास्ट किलिंग कर देते हैं, और फिर भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी तरह से फेल रहता है कि साक्ष्य के अभाव में हम सबको छोड़ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा नेशनल कॉन्शियंस जो है, सोशल कॉन्शियंस, कलेक्टिव कॉन्शियंस, वो प्रॉब्लम ही नहीं फील करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मैं जानती हूँ ये बहस इतनी लंबी है, शायद कुछ घंटे भी अगर हम गुजारें, लेकिन मुझे भी इस बहस से बहुत कुछ सीखने को मिला। आप ये समझिए कि कहा जाता है कि कोई मुसलमानों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका कोई एक सोचने का तरीका है। आप यहाँ कितने लोगों को सुना, उनके अलग अलग सोचने का तरीका है, अपना दिमाग है, अपने दिमाग और अपने शरीर पर उनकी ऑटोनॉमी, अपनी आज़ादी है, स्वायत्तता है। और उम्मीद हम ये करते हैं कि जो हमारे सपनों का भारत है, चाहे वो एक इलेक्शन के बाद बने ना बने, एक इलेक्शन से देश बनते बिगड़ते नहीं हैं, लेकिन ये जो हमारी ऑटोनॉमी है, हमारे जहन पर और हमारे शरीर पर, ये बनी रहनी चाहिए। ये सबसे अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।